Let's talk about Umbrella Academy. It all started with Miracle Babies. So 1st October 1989 को 43 Miracle Babies होते हैं उन लेडीज से जो कि प्रेग्नेंट भी नहीं थी। फिर पता नहीं क्यों एक बिलेनियर को सुपरनैचुरल बेबीज अडॉप्ट करने होते हैं और उन बेचारे 7 बच्चों की लाइफ एक बोर्डिंग स्कूल बन जाती है जिसका प्रिंसिपल वो बिलेनियर खुद था, रेजिनल हारग्रीव्स, जो उन्हें टाइम टू टाइम लोगों को बचाने के मिशन पे भेजता था। सो आउट ऑफ 7 द नंबर 1 वाज ल्यूथर। ल्यूथर इज़ नंबर 1 और उसकी पावर सुपर स्ट्रेंथ है, जो कि अपने डैड का सबसे लॉयल था। सब बड़े होकर अकेडमी छोड़ देते हैं और वो अकेला रह जाता है अकेडमी में। सारे मिशन सब कुछ वो अकेला ही करता है और एक मिशन फेल होने के कारण वो मरने वाला था। पर हारग्रीव्स उसे बचाने के लिए कोई इंजेक्शन लगा देता है और वो एक गोरिल्ला बन जाता है। मतलब पूरा गोरिल्ला, बस उसकी शक्ल नहीं बनती। और फिर फाइनली हारग्रीव्स इसे भी खुद से दूर कर देता है और इसे मून मिशन असाइन हो जाता है और ल्यूथर मून पर ही रहने लगता है। पता नहीं इतनी लोनलीनेस कैसे टॉलरेट करी इसने, पर ही लिव्स ऑन मून, जहाँ से वो सॉइल सैंपल्स हारग्रीव्स को भेजता था एंड हारग्रीव्स डजंट गिव अ डैम। उसने आज तक एक भी सैंपल खोल के देखा भी नहीं। नंबर 2 इज़ डिएगो और उसकी पावर नाइफ्स है। मतलब उसका एम अच्छा था नाइफ्स और ब्लेड्स फेंकने में, लाइक अ निंजा। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि एक डिटेक्टिव थी। दैट्स द ओनली इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिम। एंड नंबर 3 इज़ एलिसन। एलिसन की सुपर पावर्स थी रूमर। वो किसी को भी रूमर कर सकती थी कुछ भी करने के लिए, लाइक आई हर्ड अ रूमर दैट यू वॉच द होल वीडियो। एलिसन ने अपनी पूरी गृहस्थी ख़राब कर ली थी क्योंकि उसने एक लड़ाई के दौरान अपने हस्बैंड को रूमर कर दिया था कि उसे छोड़ जाए और अब उसके और उसके हस्बैंड का डाइवोर्स हो चुका है और एलिसन को अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए थी। नंबर 4 इज़ क्लाउस, जिसकी सुपर पावर थी कि वो भूतों से बात कर सकता है। इसीलिए वो हमेशा ड्रग्स का सहारा लेता था नम होने के लिए, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी अपनी पावर्स। नंबर 5 इज़ 5 और 5 सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस पूरी सीरीज़ में। सो 5 की सुपर पावर्स थी कि वो जंप कर सकता था स्पेस और टाइम में। एक बार बचपन में 5 की लड़ाई हो जाती है अपने डैड से, हारग्रीव्स से, क्योंकि वो उसे मना करते थे टाइम में जंप ना करने को, क्योंकि वो अभी प्रिपेयर नहीं था। तो वो नाराज़ होकर अपने घर से भाग जाता है और जंप 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 अपोकलिप्स। सो उसे अपने मरे भाई बहनों के साथ एक आई बॉल भी मिलती है, जो कि उसे लगता है किसी तरह से रीज़न हो सकता है अपोकलिप्स का। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो वहाँ फंस गया था। उसने अपनी सारी पावर पहले ही एग्जॉस्ट कर ली थी, तो अब वो पास्ट में नहीं जा सकता था। तो सम हाउ ही सर्वाइव्स देयर और वो वहीं बूढ़ा हो जाता है। पर एक दिन उसके पास एक लेडी आती है एक जॉब का ऑफ़र लेकर, जिसका नाम हैंडलर था और वो टाइम कमीशन से थी। 5 कुछ सालों के लिए टाइम कमीशन के लिए काम करता है, पर एक दिन उसे फॉर्मूला मिल जाता है टाइम में वापस जाने का और वो अपना मिशन वहीं छोड़कर टाइम में वापस चला जाता है और पहुंचता है अपोकलिप्स से ठीक 10 दिन पहले। नंबर 6 है बेन और बेन की सुपर पावर है वियर्ड से टेंटिकल्स। और बेन बचपन में ही एक मिशन के दौरान मारा जाता है और अब वो सिर्फ क्लाउस को देखता है क्योंकि क्लाउस की सुपर पावर है कि वो घोस्ट से बात कर सकता है। नंबर 7 इज़ वान्या। वान्या की सुपर पावर है कि वो साउंड वेव्स को मैग्नीफाई कर सकती थी। सो एक बार बचपन में प्रैक्टिस के दौरान वान्या अपनी पावर्स से ग्लासेस के साथ साथ अपने डैड का मोनोकल भी तोड़ देती है। इसकी सज़ा में हारग्रीव्स उसे बेसमेंट में बंद कर देता है और नंबर 3 एलिसन से उसे रूमर करने को बोलता है और एलिसन अपने डैड के कहने पर वान्या को रूमर कर देती है कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। सो वान्या के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता उसके भाई बहनों में। कोई उसे इंक्लूड नहीं करता था, कोई उससे ढंग से बात भी नहीं करता था क्योंकि वान्या को वो अपनी तरह नहीं मानते थे। सो पेरेंट्स के नाम पर इन सातों भाई बहनों के पास था एक फादर जो कि टीचर का रोल निभा रहा था, एक रोबोट मदर और एक बोलने वाला बंदर या बोलने वाला चिंपैंजी, जो भी कह लो। जब सब बड़े होकर अलग हो जाते हैं, वान्या एक बुक लिखती है अपनी लाइफ पर, जिसमें वो सारे फैमिली सीक्रेट्स रिवील कर देती है और अब वान्या से सब नफरत करते थे।
ये थी सारी बैकग्राउंड स्टोरी और अब कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे में, जहाँ रोबोट मदर हारग्रीव्स को मार देती है, जो कि एक सुसाइड ही लगा लो क्योंकि वो रोबोट है, उसमें तुम कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हो। हारग्रीव्स सुसाइड कर लेता है ताकि सारे सिबलिंग्स इकट्ठा होकर दुनिया को बचा सकें अपोकलिप्स से। और ये पूरी सीरीज़ में कहीं भी नहीं बताया गया कि हारग्रीव्स को कैसे पता था अपोकलिप्स के बारे में। और सब इकट्ठा होते हैं हारग्रीव्स का फ्यूनरल मनाने के लिए और इवेंचुअली 5 पे उसी दिन लैंड करता है पोर्टल से अपनी 13 साल की बॉडी में। और वहीं दूसरी तरफ टाइम कमीशन वाले लोगों को भेज देते हैं 5 को पकड़ने के लिए, क्योंकि टाइम कमीशन का काम था कि कोई भी टाइमलाइन से छेड़छाड़ ना करे, अगर अपोकलिप्स होनी है तो वो होकर रहे। 5 के पास अब वही आई बॉल थी सिर्फ जो उसे अपोकलिप्स में मिली थी। वो जाता है उसका पता लगाने अपने भाई क्लाउस को लेकर, और उन्हें पता लगता है कि ये आई बॉल अभी तक बनी हुई नहीं है। और उसके बाद 5 चला जाता है एक मैनिक्विन को लेने, जो कि उसके साथ पूरे अपोकलिप्स रही है और उसे वो गर्लफ्रेंड मानता था। उसका नाम था डोलोरेस। टाइम कमीशन ने 5 को पकड़ने का मिशन 2 लोगों का साइन किया था, हेजल और चाचा, जो 5 का पता लगाने के लिए लोगों को टॉर्चर करके मार रहे थे। और मरे विक्टिम्स का पुलिस केस असाइन होता है डिएगो की गर्लफ्रेंड डिटेक्टिव को, जो कि हेजल और चाचा को ढूंढ रही थी। हेजल और चाचा पहुंच जाते हैं 5 के घर अटैक करने को, जहां से वो क्लाउस को किडनैप कर लाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डिएगो की गर्लफ्रेंड हेजल और चाचा को ढूंढते हुए उनके होटल रूम में पहुंच जाती है। और वहीं क्लाउस मौका देखकर एक डक में घुस जाता है, जहां उसे एक सूटकेस मिलता है और वो सूटकेस लेकर बाहर निकल जाता है। पर चाचा डिएगो की गर्लफ्रेंड को वहीं मार देती है। तो क्लाउस बाहर निकलकर एक पब्लिक बस में बैठ जाता है और सूटकेस खोलने की कोशिश करता है, और पता चलता है कि वो एक टाइम मशीन है, जिससे कि क्लाउस वियतनाम वॉर में पहुंच जाता है। वहां जाकर एक क्लाउस का बॉयफ्रेंड बन जाता है, जो कि वियतनाम वॉर में मर भी जाता है, और क्लाउस प्रेजेंट में वापस आ जाता है। और फिर 5 हेजल और चाचा से कांटेक्ट करता है उनसे डील करने के लिए कि अगर वो 5 की टाइम कमीशन से बात करा देंगे तो वो उन्हें उनका सूटकेस वापस दे देगा। और टाइम कमीशन से बात करने पर 5 उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है जॉब का, पर हेजल और चाचा को उनका सूटकेस वापस नहीं मिलता। और कमीशन में पहुंचने के बाद 5 हेजल और चाचा को कमीशन की तरफ से एक दूसरे को मारने के ऑर्डर्स दे देता है और अपोकलिप्स वाली फाइल से असाइन होने वाला मिशन चुरा लेता है। उसके बाद वो हैंडलर को ग्रेनेड से उड़ा देता है और एक टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस अपने लिए लेकर बाकी बचे सारे टाइम ट्रैवलिंग सूटकेसेस भी उड़ा देता है और एकेडमी वापस आ जाता है। और फिर पता चलता है कि टाइम कमीशन ने हेजल और चाचा को मिशन दिया है कि वो हैरल्ड जेंकिंस को बचाएं, जो कि किसी तरह रीज़न होगा अपोकलिप्स का। हैरल्ड जेंकिंस 1 अक्टूबर 1989 को पैदा होने वाला एक ऑर्डिनरी बच्चा था, जो कि अम्ब्रेला एकेडमी से ऑब्सेस्ड था। और एक बार वो अपना बैग वैग पैक करके हारग्रीव्स के पास पहुंच जाता है अम्ब्रेला एकेडमी में इंक्लूड होने के लिए, पर हारग्रीव्स उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देता है। हैरल्ड का एक अब्यूजिव फादर था, और एक बार गुस्सा आने पे हैरल्ड अपने बाप की जान ले लेता है, और जिसके बाद उसे 12 साल की सज़ा हो जाती है। और अब वो उन सुपरनैचुरल बच्चों से बदला लेना चाहता था। और वहीं क्लाउस हारग्रीव्स के फ्यूनरल वाले दिन ड्रग्स के पैसों के लिए एक एक्सपेंसिव बॉक्स चुरा लाता है, जिसमें हारग्रीव्स की जर्नल थी। वो जर्नल डस्टबिन में फेंक देता है और बॉक्स लेकर चला जाता है, और वो ही फेंकी हुई जर्नल्स हैरल्ड को मिल जाती है और उसे वान्या के बारे में पता लग जाता है। और अब हैरल्ड वान्या का बॉयफ्रेंड बन चुका था और वो वान्या को सबके अगेंस्ट टर्न कर रहा था। वो चाहता था वान्या अपने सारे भाई बहनों को मार दे, और एक बार वो वान्या के घर में चोरी से घुसकर उसकी सारी पिल्स फेंक देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो पिल्स के बिना ज़्यादा बेटर है। अब पिल्स के बिना वान्या अपना मूड स्टेबल नहीं रख सकती थी, और फिर हैरल्ड कुछ गुंडों को पैसे देकर उन्हें ज़बरदस्ती पंगा लेने को बोलता है जब वो वान्या के साथ हो। और ऐसा ही होता है, वो गुंडे उनसे पंगा लेते हैं और वान्या उन्हें उड़ा देती है। और वहीं दूसरी तरफ हेजल और चाचा, जिन्हें एक दूसरे को मारने का ऑर्डर मिला था, चाचा हेजल को मारने के लिए एक जंगल में ले जाती है, और वहीं हेजल रास्ते में उससे बात करता जाता है कि कैसे वो कमीशन छोड़कर एक लेडी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। चाचा को लगता है कि हेजल उसके बारे में बात कर रहा है, और चाचा को पता लगता है कि हेजल उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, वो किसी और के बारे में बात कर रहा था।
हेज़ल जब चाचा को बताता है कि उसे कमीशन की तरफ से उसे मारने का ऑर्डर मिला है और वो चाचा को नहीं मार सकता और वो कमीशन छोड़ रहा है और किसी और के साथ रहने जा रहा है। चाचा उससे मना करती है कि वो कमीशन ना छोड़े, पर हेज़ल नहीं मानता। चाचा गुस्से में उस लेडी का रेस्टोरेंट उड़ा देती है और उस लेडी को किडनैप कर लेती है। हेज़ल जब उस लेडी को देखने पहुंचता है तो वहाँ देखता है चाचा ने उसे किडनैप कर रखा है और उन दोनों की हाथापाई में वो लेडी गिरने ही वाली थी बॉइलिंग वाटर में। पर तभी टाइम रुक जाता है और वहाँ हैंडलर आ जाती है एक ग्रेनेड ब्लास्ट से, जिसके मुंह पर सिर्फ एक क्रैक आता है और हैंडलर वहाँ आकर उन्हें एक वर्बल ऑफर देती है कि उन दोनों ने जितनी भी गलतियाँ करी हैं इस मिशन में वो सारी माफ़ हो जाएंगी अगर वो वान्या को किसी भी कीमत पर बचाएं। पर हेज़ल को पता था कि हैंडलर झूठ बोल रही है, क्योंकि उन दोनों के पास उनका सूटकेस नहीं था और वो उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ जाएगी। तो हेज़ल वापस जाकर हैंडलर के सर में गोली मार देता है और उसका सूटकेस ले आता है। और वहीं दूसरी तरफ एलिसन, फाइव और डिएगो हैरोल्ड जेंकिंस का पता करने जाते हैं। डिएगो का एक फ्रेंड पुलिस में होता है, जिसकी हेल्प से वो जेंकिंस का एड्रेस निकलवा लेते हैं और तीनों जेंकिंस के घर पहुंच जाते हैं तलाशी लेने। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो पूरी अम्ब्रेला एकेडमी को ख़त्म करना चाहता है और तभी फाइव फेंट हो जाता है और सब फाइव को लेकर एकेडमी वापस चले जाते हैं और एलिसन अकेले पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते करते वान्या तक पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि वान्या के पास पावर्स हैं और उसे याद आता है कि क्यों वान्या को बचपन में डैड ने रूमर कराया था और एलिसन ये बात वान्या को बता देती है और वान्या को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि एलिसन को बचपन से ही वान्या के बारे में पता था और फिर भी उसने वान्या को नहीं बताया। वान्या पहले से ही गुस्सा थी और ऊपर से एलिसन फिर उसे हैरोल्ड के बारे में बताती है, जिस पे वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वान्या बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वान्या को रोकने के लिए एलिसन रूमर करने ही वाली थी, पर वान्या एलिसन का गला काट देती है और तभी वहाँ हैरोल्ड आ जाता है, जो वान्या को वहाँ से खींच कर ले जाता है और एलिसन को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं वो। और फाइव की स्लो ड्राइविंग के बावजूद भी सब टाइम पर पहुंच जाते हैं और एलिसन को बचा लेते हैं, पर एलिसन अब कुछ बोल नहीं सकती थी, मतलब अब एलिसन पावरलेस थी। वहीं वान्या जो हैरोल्ड के साथ थी, इवेंचुअली उसके बैग में अपने डैड की जर्नल देख लेती है, जिसमें वान्या के बारे में सारी सच्चाई लिखी थी और वान्या हैरोल्ड को मार देती है। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग डेथ। हैरोल्ड पूरी सीरीज़ का सबसे अनोइंग कैरेक्टर है। और वहीं डिएगो और फाइव हैरोल्ड के घर जाते हैं और उसकी डेड बॉडी देखते हैं। फाइव वो आई बॉल उसके फेस पे लगा के देखता है एंड हैरोल्ड वाज द राइट ओनर ऑफ दैट आई। और फाइव को लगता है कि अपोकलिप्स टल गई और वहीं वान्या बहुत गिल्टी फील करके एकेडमी वापस जाती है। आई मीन, किसी को मारने के लिए तुम सॉरी तो नहीं बोल सकते, आई गेस रिडेम्पशन के लिए जाती है। और वहीं उसे ल्यूथर मिलता है, जो उसे हक करता है और स्क्वीज करके फेंट कर देता है। बड़ा ही अजीब तरीका था फेंट करने का और उसे दोबारा से उसी बेसमेंट डंजन में डाल देता है। सारे भाई बहन मना करते हैं ल्यूथर को कि वो वान्या को छोड़ दे, पर ल्यूथर एज अ सच्चा आशिक किसी की भी बात नहीं मानता। शायद मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई, ल्यूथर एंड एलिसन हैड अ थिंग, जो कि मुझे तो बड़ा ही अजीब लगता है। बेशक एलिसन और ल्यूथर ब्लड सिबलिंग्स नहीं थे, पर उन्हें बड़ा तो एज अ ब्रदर एंड सिस्टर ही करा गया है। अगर इस बारे में कहीं भी कभी डिबेट होती है तो मैं तो इनके रिलेशन के अगेंस्ट ही हूँ। इस सीरीज़ में बहुत ही सारे वियर्ड से ट्विस्ट डाल रखे हैं जो कि नेसेसरी भी नहीं, जैसे कि हारग्रीव्स एक वियर्ड से लैंड से आया है और 1928 से अर्थ पर रह रहा है और पता नहीं क्यों आसपास वाले लोग नोटिस नहीं करते कि वो तब भी उतना ही बूढ़ा था और अब भी उतना ही बूढ़ा है, वो मर ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों इन्हें अजीब नहीं लगा कि इनके डैड की एक भी फ़ोटो नहीं है जब वो यंग था। चलिए इन सब बातों से हटकर लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। वहीं वान्या उस बॉक्स में अपना बचपन याद करने लगती है, कैसे कभी कोई उससे ढंग से बात भी नहीं करता था और कभी उसे इंक्लूड नहीं करते थे। उसके बाद वान्या एक इवल गॉड बन जाती है और गेट्स ब्लास्ट कर देती है और देखते ही देखते पूरी एकेडमी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसमें कि पोगो मारा जाता है और बाकी सब बचकर निकल जाते हैं। और फिर वान्या अपने अपार्टमेंट जाकर रेडी होकर अपने कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। सब वान्या को ढूंढते हुए वेन्यू पर पहुंचते हैं ताकि वो वान्या को रोक सकें
और तभी वहाँ टाइम कमीशन के लोग भी आ जाते हैं वान्या को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वान्या ही कॉज होती है अपोकलिप्स का। वान्या के कॉन्सर्ट के लिए हॉल में बहुत भीड़ हो रखी थी, पर टाइम कमीशन और सबके बीच वायलेंस देखकर सब डर कर भाग जाते हैं वहाँ से। डिएगो, फाइव, ल्यूथर और क्लाउस टाइम कमीशन से लड़कर फाइनली वान्या तक पहुँचते हैं उसे रोकने के लिए, जिसमें बैन भी उनकी मदद करता है विद हिज घोस्ट टेंटिकल्स। और फिर वान्या चारों को पकड़ लेती है और तभी एलिसन पीछे से रिवॉल्वर लेकर आ जाती है और वो वान्या को शूट ना करने की जगह साइड में शूट कर देती है, जिससे वान्या फेंट हो जाती है और उसमें से एक एनर्जी बीम निकलकर मून को स्ट्राइक कर जाती है। मून पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और अर्थ पर कई सारे मीटरॉइड्स गिरने लगते हैं और कोई भी अपोकलिप्स को होने से नहीं बचा पाया। फाइव तभी एक पोर्टल ओपन करता है पास्ट में जाने के लिए और वहाँ से सभी पास्ट में चले जाते हैं। हेज़ल अपनी गर्लफ्रेंड एग्नेस को लेकर किसी और टाइमलाइन में चला जाता है उस सूटकेस की हेल्प से जो कि उसने हैंडलर से छीना था, और चाचा वहीं मारी जाती है। सो ये थी अम्ब्रेला एकेडमी सीज़न 1 की स्टोरी लाइन। होप यू गाइज हैव लाइक द वीडियो। आई नो मैंने बहुत सारी डिटेल्स मिस कर दी हैं, क्योंकि 10 एपिसोड्स को 15 मिनट में एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं था उन्हें बिना मिस करें। Guys, I literally watched this season again to explain this. So if you like the video, then hit the like button and subscribe to my channel. And you can comment the series you want me to watch and make videos on. See you in the next video.